हाँ दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से आप सभी लोगों को यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए तैयार हूँ। बस अब की बार क्या होगा कि मैं जितना भी कंटेंट आपको दिया हूँ उन सारे कंटेंट का वीडियो आप लोग देखते रहिए। पुराने हैं तो क्या हुआ, लेकिन बड़े ही सॉलिड हैं। आप उन सभी को देखते हुए चलिए और अब से यानी जो वीडियो मिलने जा रही है आपको, वो चैप्टर वाइज में आपको एक एक नंबर के जितने सारे क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस का मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, चैप्टर मान लो थोड़ा सा कम समझ में आया है, लेकिन जब आप इन एक एक नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, उससे मैं क्या करूँगा कि आपको चैप्टर का पूरा रिकैप बताते चलूँगा और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी। तो होगा क्या, हम लोग इस एक एक नंबर के जरिए जो अपने बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उनके सारे सॉल्यूशन अपने को अच्छे से हो जाया करेंगे। साथ ही साथ जो अति लघुत्तरी प्रश्न आते हैं उन पर भी अपनी पकड़ना बहुत शानदार होने वाली है। तो निकाल लीजिए कॉपी और पेन और पहले वीडियो को रोक करके देखा करिए कि इस ऑप्शन में आपका कौन सा सही आप लगा रहे थे और कौन सा आंसर मैं बता रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको अपना आंसर मेरे वाले आंसर से मैच खाता है तो जान लीजिए, अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच खाता है तो आपका ये जो मोटिवेशन होगा ना कि मेरा आंसर सही आया, अगर लगातार 2-4 क्वेश्चंस आपके लगातार सही होते जाते हैं तो यकीन मानना दोस्तों कि आपको लगेगा कि अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छी और शानदार ज़बरदस्त चल रही है। तो शुरू करते हैं बिना लेट के हुए। निकाल लीजिए कॉपी और पेन और धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से आपके सामने न्यूमेरिकल आते जाएंगे एक एक नंबर के, और हम सभी लोग ज़बरदस्त तरीके से उसके सॉल्यूशन को देते चलते हैं। तो आपके सामने आ गया है आपके लिए पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ बोर्ड पे लिखा रहेगा, उसके सारे ऑप्शन भी रहेंगे, बस मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। बस मेरे सामने क्वेश्चन यहाँ पे है नहीं, वो एडिट होंगे बाद में। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान है। पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसकी पहचान करते हैं, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उसको देखते हैं, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, फिर कौन सा फार्मूला लगेगा उस फार्मूले को देखते हैं। 8 कूलाम ऋण आवेश, 8 कूलाम। तो दोस्तों जो कूलाम होता है ना वह आवेश का मात्रक होता है। कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। तो आपको आवेश दिया हुआ है, ठीक है। 8 कूलाम आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दोस्तों हम लोग लिखते हैं स्मॉल एन। इस इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सिंबल क्या होता है? स्मॉल एन। तो क्यों दिया हुआ है स्मॉल एन पूछ रहा है? प्यारा सा फार्मूला यहाँ पे लगता है, जो अपना सूत्र होता है दोस्तों वह सूत्र होता है Q = NE। Q = NE ये सूत्र है। अपने को यहाँ से क्या चाहिए? N चाहिए। तो N = क्या हो जाएगा? Q/E। तो Q कितना दिया हुआ है? 8। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, नहीं याद है तो याद कर लो, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 1.6 × 10⁻⁻19। दोस्तों डेसिमल कहाँ हटाना है? नीचे दिख रहा है, नीचे हटाना है। डेसिमल अगर दोस्तों नीचे हटाना हो, जीरो हम लोग ऊपर बढ़ाते हैं। अगर डेसिमल ऊपर हटाना होता तो जीरो नीचे बढ़ा देते हैं। फिर से बात सुनना, डेसिमल नीचे हटाना है जीरो ऊपर बढ़ाएंगे, डेसिमल ऊपर हटाना होता तो जीरो नीचे बढ़ा देते। तो यहाँ पे कहाँ हटाना है? नीचे। जीरो कहाँ जाएगा? ऊपर। 80/16 इंटू, देखो माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10⁻19। 16×5 = 80। तो n = क्या हो जाएगा? 5 × 10⁻19। और n जो है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यानी नंबर है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कौनो मात्रक नहीं होता है। तो अब आपको जो ऑप्शन में 5 × 10⁻19 लिखा है वो आंसर आपका क्या है? एकदम सही है, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ से मैं आवेश आया ना, यहाँ पे 8 गुलाम। अब मैं आवेश के माध्यम से आपको कुछ आवेश के बारे में बता देता हूं। मैंने बताया ना हम लोग भले से एक एक नंबर के क्वेश्चंस लगाएंगे, लेकिन इसी के थ्रू पूरा चैप्टर के बारे में पूरी अच्छी जानकारी ले लेंगे। तो आवेश, अब आवेश क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग पूरी कहानी समझते हैं। तो दोस्तों आवेश जो होता है ना, किसी भी वस्तु या पदार्थ का गुण होता है। जैसे ये देख रहे हो मार्कर ना, ये मार्कर एक पदार्थ हो गया है। अगर दोस्तों ये मार्कर आवेशित होगा, अगर ये मार्कर के अंदर चार्ज आएगा तो ये मार्कर क्या करेगा? अन्य छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। तो ये मार्कर द्वारा अपनी छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का जो गुण आया है मार्कर के अंदर,
वो क्या बोलेंगे कि मार्कर आवेशित हो गया है, मार्कर चार्ज हो गया है। यही हो गया चार्ज की परिभाषा। तो चार्ज ऐसा गुण होता है, आवेश एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। तो यहाँ से भी दोस्तों मैं पूरी परिभाषा तो नहीं लिखने वाला हूँ, परिभाषा अगर पूरा लिख दूंगा ना तो पता चला ये वीडियो ना 5 घंटे की हो जाएगी। तो 5 घंटे की नहीं बनाना है, मुश्किल से 1.5 घंटे की वीडियो ले जाना है। तो आवेश क्या हुआ, एक गुण हुआ जिसके कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। अब देखा आवेश का सिंबल क्या हुआ, स्मॉल क्यू। अब आपकी इच्छा है, आप चाहे स्मॉल क्यू से लिखो या फिर आप कैपिटल क्यू से लिखो, ठीक है। आवेश का प्रतीक हो गया। आवेश का दोस्तों मात्रक अपने को पता होना चाहिए। मात्रक जो होता है कूलाम होता है, जो आपने सामने देखा हुआ है, और कूलाम को हम लोग सी से लिखते हैं। कूलाम को किससे लिखते हैं, सी से। और दूसरा मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। दूसरा मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकेंड। तो दोनों मात्रक दोस्तों आपको याद होना चाहिए, कूलाम और एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड दोस्तों कैसे होता है, क्लास 10th का पहला आपने विद्युत का चैप्टर पढ़ा हुआ है। क्लास 10th में विद्युत का चैप्टर पढ़ा हुआ है, और विद्युत के चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है I = Q/T। तो यहाँ से Q = क्या हो जाएगा, I × T। I क्या है, करंट, और करंट का SI यूनिट एम्पियर। T क्या है, टाइम, और टाइम का SI यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड यहीं पे लिखा हूँ। तो इस तरीके से चार्ज का SI यूनिट क्या हो गया, एम्पियर सेकेंड, और यहाँ पे कूलाम होता है, ठीक। और भी देख लो, अन्य मात्रक में देख लो। अन्य मात्रक में दोस्तों कभी कभी आपसे पूछ लेता है 1 माइक्रो कूलाम। इसको पढ़ते हैं हम लोग माइक्रो, 1 माइक्रो कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम में 10⁻⁻6 कूलाम, और 1 मिली कूलाम, 1 मिली कूलाम में 10⁻³ कूलाम। अच्छी बात है, अगर याद है तो याद हो जाएगा। बहुत बार दोस्तों ये सब चीज़ें आएंगे, कन्वर्ट करने को आएगा, याद हो जाएगा आपको। और कितने लोगों को तो याद है यार, कितने लोगों को याद है ये सब। और देखो आगे, अन्य मात्रक में फैराडे भी दोस्तों इसका मात्रक होता है, फैराडे। और सबसे बड़ा मात्रक ये होता है फैराडे, ठीक ना। सबसे बड़ा मात्रक आवेश का क्या होता है, फैराडे होता है। और देखो ESU भी होता है, EMU भी होता है, ESU भी होता है, EMU भी होता है। ESU और EMU में रिलेशन होता है, वो दोस्तों रिलेशन आपको याद होना चाहिए। वो रिलेशन को मैं नोट में करके लिख दे रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ कि 1 कूलाम = 1/10 EMU = 3 × 10⁻⁹ ESU। ये दोस्तों रिलेशन आपको 1 नंबर कभी कभी दिला के मानता है, 1 नंबर दिलाता है ये, ठीक ना। कि आपसे पूछता है कि कूलाम और EMU में क्या संबंध है, ये लाइन हो गया। EMU ESU में क्या संबंध है, यहाँ से बता सकते हो, ठीक ना। अच्छा, EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट यूनिट, और ESU का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। अच्छा, आवेश कैसी राशि है, तो दोस्तों ये जो राशि है ना, ये आपकी राशि है अदिश। कैसी राशि है, आवेश आपकी अदिश राशि है। और दोस्तों आपको पता है जितनी भी अदिश राशियाँ होती हैं, जितनी भी अदिश राशियाँ होती हैं उनको आप सिंपल तरीके से ऐड कर सकते हो, सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से ऐड कर सकते हो। इसका मतलब है कि जो आवेश है, आवेश को आप सिंपल तरीके से ऐड कर सकते हो। जैसे ये कोई बॉडी है और ये कोई बॉडी है, 2 बॉडी हैं, और इस बॉडी में दोस्तों यहाँ पे जो होता है न्यूक्लियस होता है। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस, नाभिक। यहाँ पे क्या हो गया, ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में किसका घर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों कोई है, और सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में कोई भी तत्व या कोई भी पदार्थ, कोई तत्व की जगह पदार्थ बोलो, सामान्य अवस्था में कोई भी पदार्थ, कोई सामान्य अवस्था में कोई भी पदार्थ क्या होता है, उदासीन अवस्था में होता है। सामान्य अवस्था में कोई भी पदार्थ क्या होता है, उदासीन अवस्था में होता है। उदासीन अवस्था में होने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे। तो अगर ये दोस्तों कोई आपका तत्व है, पदार्थ बोल सकता हूँ मैं, अगर ये दोस्तों पदार्थ है तो सामान्य अवस्था में इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, इसमें भी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं, कौन सी अवस्था में, सामान्य अवस्था में। तो सामान्य अवस्था में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक ना। ये बात समझ में आ गई। तो मैं बात कर रहा था आपको, इसको सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो,
सिंपल तरीके से इसको आप ऐड कर सकते हो। तो ऐड क्यों कर सकते हो सिंपल तरीके से? क्योंकि ये अदिश राशि है। अगर दोस्तों ये अदिश राशि नहीं रहती, अगर ये स्केलर क्वांटिटी नहीं रहती, तो आप इसको सिंपल तरीके से ऐड नहीं कर सकते। तो अगर देखो, चलो मान लो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन है, मान लो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। तो ये देखो दोनों क्या है, बराबर है, इसका मतलब ये उदासीन हुआ, ये भी दोनों बराबर है, उदासीन हुआ। इन दोनों को दोस्तों आपस में मैंने रगड़ दिया, रब कर दिया, RUB, रब मीन्स होता है रगड़ना, रगड़ दिया। दोस्तों जैसे इन दोनों को रगड़ देंगे ना, जब रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन मान चलो इस वस्तु में चला गया, या तो जाएगा या तो आएगा, दो ही घटना हो सकती है, या तो जाएगा या तो आएगा। तो मान लो इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया? 1 इलेक्ट्रॉन। अगर दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर आता है धन आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर आता है ऋण आवेश। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उस पे आता है नेगेटिव चार्ज। अब देखो आप सिंपल तरीके से बता दिए ना, आप देखिए आप कितना इलेक्ट्रॉन बचा, आप तुरंत कहोगे सर 9 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन तो 10 प्रोटॉन ही है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6 थे, एक और आ गया 7 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। तो आपने ये जो सिंपल तरीके से ऐड कर लिया कि 1 चला गया इतना बचा, 1 आ गया इतना हो गया। तो सिंपल तरीके से हमने क्यों ऐड कर पाया? बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये दोस्तों आवेश के बारे में मैंने थोड़ी मोड़ी कहानी आपको बताई। अगर आपको आवेश के बारे में पहले से जानकारी रही होगी तो ये सब सीखने में मज़ा आ गया होगा, ठीक ना। अभी देखो मैंने पहला ही क्वेश्चन बताया है, तो ये मत देखो कि पहला ही क्वेश्चन हुआ दोस्तों। एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, ये आपको जानना महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलो अब आते हैं दोस्तों हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन पर। तो दूसरे वाले क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं कि अपना दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा वाला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आए तो उससे पहले मैं इसको इरेज कर दूं ना। अच्छा अब देखो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक ना। ये चैप्टर भी खत्म हो गया। चलो पहला चैप्टर समझो चल रहा है, एडवर्टाइज बहुत हो गया कि हाँ वैद्युत आवेश क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब दोस्तों हम लोग आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पर और देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों दूसरा वाला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके सामने आ गया, पढ़िए, पढ़ने के बाद जवाब दीजिए। दोस्तों पहले दूसरा वाला क्वेश्चन जब आपके सामने आया तो आप क्या देख रहे हो कि क्वेश्चन क्या है कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। अब दोस्तों निर्वात की वैद्युतशीलता आया, इसके बारे में थोड़ा सा कहानी देखिए। तो दोस्तों एक वैज्ञानिक थे कुलाम। कुलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में बताया। कौन बताया? कुलाम ने। कुलाम का नियम, थोड़ा सा कुलाम के बारे में जानो तब ये क्वेश्चन पे आता हूँ, तब आपको मजा आएगा। कुलाम का नियम। दोस्तों कुलाम का जो नियम है वह नियम आपको याद होना चाहिए। देखो एफ मतलब क्या होता है? बल। बल का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। मान चलो कि ये दोस्तों पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश है। पहले आवेश का नाम है Q1, दूसरे आवेश का नाम है Q2 और दोनों आवेश के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है? R। पहला चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस है R। और ये दोनों चार्ज किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, किसी परावैद्युत माध्यम में रखे गए हैं, तब उनके बीच लगने वाला फोर्स का ये फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये दोस्तों जो कैपिटल के है इसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी परावैद्युतांक बोलते हैं इसको, ठीक है, परावैद्युतांक, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब दोस्तों ये कैपिटल के बारे में कहानी थोड़ा सा पहले जान लो। कैपिटल के दोस्तों, कैपिटल के की वैल्यू होती है 1। ये कैपिटल के है, ठीक ना। कैपिटल के की वैल्यू होती है 1 किसके लिए? अगर दोस्तों आपका मीडियम वायु या निर्वात हो, एयर और वैक्यूम हो। अगर अपना मीडियम एयर और वैक्यूम रहेगा तब कैपिटल के की वैल्यू 1। अगर दोस्तों अपना मीडियम क्या रहे? कोई परावैद्युत माध्यम रहे, कोई परावैद्युत माध्यम रहे। अब परावैद्युत माध्यम का मतलब होता है दोस्तों, जैसे वह आपका मोम हो सकता है, मोम को आप परावैद्युत माध्यम बोलोगे। आपका दोस्तों कागज़ हो सकता है, आपका दोस्तों मिट्टी का तेल हो सकता है। इन सभी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? परावैद्युत माध्यम बोलते हैं, ठीक है। इनमें करंट फ्लो नहीं होता है, परावैद्युत माध्यम हो गया। तो परावैद्युत माध्यम जब रहेगा तो उसके लिए के की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा होती है। क्या रहेगी? 1 से ज़्यादा ही रहेगी। 1 से नहीं, 1 रहेगा तो वायु या निर्वात, 1 से ज़्यादा है तो परावैद्युत माध्यम। अगर दोस्तों के की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, कितनी हो जाए?
इनफाइनाइट हो जाए, इफ़ द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू इनफाइनाइट, तो कौन सा मीडियम रहेगा? तो वह दोस्तों रहेगा मीडियम चालकों के लिए। अगर कोई चालक रहेगा, चालकों के लिए अगर कोई दोस्तों चालक रहेगा, कंडक्टर रहेगा, उसके लिए k की वैल्यू क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। k की वैल्यू क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ये दोस्तों अभी आपको क्वेश्चन में 1 नंबर दिलाएगा, आपको 1 नंबर दिलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों मान चलो कि अगर वायु या निर्वात रहेंगे तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा? तो आप कहोगे सर ये फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यानी कैपिटल Q को हमने हटा दिया। क्यों? क्योंकि अपना दोनों चार्ज कहाँ पे रखा है? वायु या निर्वात ARR वैक्यूम में रखा गया है, तो कैपिटल K की वैल्यू हो गया 1, ठीक। अच्छा, अब ये जो एप्सिलॉन नॉट आया है, इसी एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? वायु या निर्वात, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, इसको क्या बोलते हैं? वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। अच्छा, अब वैद्युतशीलता बोलते हैं दोस्तों, इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर दोस्तों आपको मान के चलो पल भर के लिए ये चीज़ नहीं याद है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका मात्र दोस्तों आपको याद होना चाहिए। वही क्वेश्चन में है, देखो। और क्वेश्चन में आपने देखा ना, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, वो दिख रहा होगा कि आपको कितनी बार पूछा गया है। तो मात्र क्या होना चाहिए? कूलाम स्क्वायर, इसको पढ़ेंगे कूलाम स्क्वायर, इसको पढ़ते पर कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों आपको ये वैल्यू याद हो गया, ये मात्रक याद हो गया। इतना दोस्तों आपको एकदम रटना है, इसको क्या करना है? एकदम रट्टा मार लेना है, रटना है इसको, ठीक ना, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसको आपको रटना है, इसको छोड़ना नहीं है। ये दोस्तों अपने आप याद हो जाएगा धीरे धीरे। अब दोस्तों अगर ये याद हो गया तो यहाँ से दोस्तों आपको बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा, वो भी 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। वो अपने को रट्टा नहीं मारना है। वो कैसे याद करना है? कूलाम का बीमा होता है दोस्तों AT का स्क्वायर, न्यूटन, न्यूटन अरे फोर्स है, फोर्स का मात्रक न्यूटन, और फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2, L2 मीटर, L2 हो गया। M ऊपर जाएगा तो M-1, L ऊपर जाएगा L1, यहाँ पे 2 2 1 3 ऊपर जाएगा तो -3, L-3, L-3 T2 A2, ठीक ना। अच्छा, वो T ऊपर जाएगा T4, M-1 L3 T4 A2, ठीक ना। ये आपका क्या आ गया? डायमेंशन आ गया। किसका डायमेंशन आया? एप्सिलॉन नॉट का। तो दोस्तों यहाँ से पूरी कहानी में आपको क्या याद रखना है? पहली चीज़ ये प्रावैद्युतांक का, ठीक है, किसका किसके लिए किसका कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद करना है। वैल्यू के साथ साथ इसका मात्रक भी आपको याद होना चाहिए, और बीमा आपको याद नहीं करना है, बीमा निकालने आना चाहिए। तो दोस्तों अपना क्वेश्चन, अब मुझे आंसर बताने की ज़रूरत है क्या? आंसर बताने की जरूरत है? नहीं। अब जो देखो आपका क्वेश्चन दिया था कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है, उसमें 4 ऑप्शन दिए थे। अब 4 ऑप्शन में से तुरंत ऑप्शन समझ गए कि हाँ, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो दोस्तों हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देखो क्या है। अब बताओ, जो तरीका मैंने चूज़ किया, देखो डायरेक्ट मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन इसका ये आंसर, ये क्वेश्चन इसका ये आंसर, ऐसे नहीं। हम लोग चाहते हैं दोस्तों ना, एक कहानी के थ्रू हम लोग कई चीज़ों को समझें, कई चीज़ों को समझें, ताकि आपको लगे कि हाँ हमने चैप्टर पे जो पकड़ बनाई थी पहले से, वो अच्छा पकड़ बनाया था, ठीक है ना। ताकि एक चीज़ को हम लोग सीखें और एक चीज़ के थ्रू हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सीख डालें। ये अपना टारगेट होना चाहिए। और इसी टारगेट के थ्रू दोस्तों मैंने आपका 1 नंबर का ये जो कार्यक्रम शुरू किया है ना, इसीलिए शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपके सामने आ गया है। देखो क्या है। कुछ दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बलों के बीच अनुपात है। अब दोस्तों 1 नंबर के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भले से आपके बुक में यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, कहीं भी नहीं लिखा गया क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन 1 नंबर के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक होता है दोस्तों गुरुत्वीय बल और एक होता है वैद्युत बल। एक होता है आपका गुरुत्वीय बल और दूसरा दोस्तों होता है वैद्युत बल। अब यहाँ पे दोस्तों मैं कंपैरिजन बहुत ज़्यादा तो नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर कंपैरिजन करके बताना चाहूँगा। गुरुत्वीय बल दोस्तों होता है, ये 2 द्रव्यमानों के बीच काम करता है। यहाँ पे देखो लिख दे रहा हूँ m1 और m2, यानी द्रव्यमानों के बीच काम करता है। जबकि वैद्युत बल आवेशों के बीच काम करता है। किसके बीच काम करता है? आवेशों के बीच। अपना जो गुरुत्वीय बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वह किसके बीच काम करता है? मासों के बीच में। जबकि अपना इलेक्ट्रिक फोर्स है, वह चार्ज के बीच में काम करता है।
अपना जो गुरुत्वीय बल है दोस्तों वह माध्यम पर डिपेंड नहीं करता, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। चलो मैं हिंदी में दे रहा हूँ, माध्यम पर डिपेंड नहीं करता, माध्यम पर निर्भर नहीं होता, माध्यम पर निर्भर नहीं होता। जबकि दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि चार्ज माध्यम पर डिपेंड करता है, वायु या निर्वात है तो कुछ और बल, कोई परावैद्युत माध्यम आ जाएगा तो कुछ और बल हो जाएगा, चालक आ जाएगा कुछ और बल हो जाएगा। तो ये हुआ दोस्तों, ठीक ना। तो यानी ये क्या हुआ, ये माध्यम पर डिपेंड करता है, ये क्या हुआ, माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। कौन, अरे अपना ये जो वैद्युत बल है ये माध्यम पर डिपेंड करता है, जबकि ये अपना माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक ना। अच्छा, ये दोस्तों आपका पता है कि मास दोस्तों कभी दो प्रकार का नहीं होता है, मास हमेशा धनात्मक होता है। तो मास हमेशा धनात्मक होता है तो कभी आपने नहीं देखा कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को रिपेल कर रही हो, अगर द्रव्यमान की बात किया जाए तो कहने का मतलब है कि ये दोस्तों हमेशा सदैव ऑलवेज आकर्षण बल होता है, जबकि ये दोस्तों आपका आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। कौन, वैद्युत बल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स आपका अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है, जबकि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स वनली एंड वनली अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे ये हमेशा इनवर्स लॉ यानी व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। कहने का मतलब ये है F = कैपिटल G m1 m2 अपान r स्क्वायर। तो आप कह सकते हो F प्रोपोर्शनल टू 1 अपान r स्क्वायर, इस पर डिपेंड किया। सेम इसमें दोस्तों आपने देखा F = 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। तो यहाँ से आप कह सकते हो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान r स्क्वायर। तो इसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रम नियम, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, दोनों व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, ठीक। अब दोस्तों जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो कह रहा है जो वो मैं बात करता हूँ। मान चलो दोस्तों यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच। अब तो यहाँ पे कंपेरिजन खत्म। अब ये मेन पॉइंट जो अपना क्वेश्चन कह रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच और दोस्तों दो प्रोटॉनों के बीच, यही अपने को याद रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये याद रखना है कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो बल लगता है ना वो सबसे ज़्यादा होता है। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो बल होगा सबसे ज़्यादा, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच इससे वाले से कम और इसमें सबसे कम। देखो कैसे, अपने को जो पूछा हुआ है वो पूछा हुआ गुरुत्वीय बल और वैद्युत बल का अनुपात, लेकिन पहले मैं लिख रहा हूँ वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल का अनुपात। तो जब वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल का अनुपात लिखूंगा तो देखो क्या लिखूंगा, Fe यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और Fg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों का अनुपात दो इलेक्ट्रॉनों के लिए 10⁻43 होता है। इसके लिए दोस्तों याद करना पड़ेगा आपको Fe/Fg वह कितना होता है, 10⁻39 होता है। इसको दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा कि Fe/Fg जो होता है वह 10⁻36 होता है। अब दोस्तों उल्टा पूछ लिया अपने से, हम लोग दोस्तों ऐसे याद रखेंगे, हम लोग ऐसे याद रखेंगे, लेकिन क्वेश्चन वाला अपने से उल्टा पूछा हुआ है। उल्टा पूछे ना जवाब उल्टा देना है, सीधा पूछे जवाब सीधा, उल्टा पूछे जवाब उल्टा। तो यहाँ जब यहाँ पे जवाब दोस्तों हम लोग उल्टा देंगे तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, अच्छा उल्टा पर मैं लिख दूँ Fg/Fe अपने से पूछा हुआ है और ये हो जाएगा 10⁻43। ये दोस्तों हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेता हूँ। क्या क्वेश्चन दो इलेक्ट्रॉनों के बीच ही बात कर रहा था? हाँ दोस्तों, कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, हाँ दो इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा है, कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बलों के बीच। देखो गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बलों के बीच का अनुपात कितना हुआ, 10⁻43। और ये वाला जो ऑप्शन है ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक ना। मज़ा आ गया। अभी कितना क्वेश्चन हुआ, सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन, लेकिन जानकारी बहुत हुई, ठीक ना। चलो अब दोस्तों आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे बताने में टाइम लगेगा, उसके बाद अभी ना खींचेंगे, ठीक है। इरेज कर दे भाई, चलो भाई इरेज करते हैं। ये आपको दोस्तों नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सीखने की ज़रूरत है। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ पाया है तो वीडियो देखो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, और दोस्तों प्लेलिस्ट में जो वीडियो पड़ी हुई उसको आपको देखते हुए इस क्वेश्चंस को लगाना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तभी इसको देखिए बढ़िया तरीके से, और तब आप जब देखेंगे ना तो आपका जो नॉलेज है ना वो और ज़्यादा होगा। बस नॉलेज को गेन करने के लिए सब किया जा रहा है, पसीना बहाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपके सामने आ गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक
माइक्रोकुलाम, देखो माइक्रोकुलाम आ गया, माइक्रोकुलाम मतलब 10⁻�6 समझोगे। एक माइक्रोकुलाम था 4 माइक्रोकुलाम के 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं। जब दोस्तों वायु आ जाएगा तो के की वैल्यू 1 हो जाएगा। उन पर लगने वाले बलों का अनुपात है, देखो समझो भाई जरा, 1 माइक्रोकुलाम और 4 माइक्रोकुलाम। यहाँ पे दोस्तों देखो ये 1 माइक्रोकुलाम का आवेश है और यहाँ पे 4 माइक्रोकुलाम के आवेश हैं, और ये दोनों आवेश दोस्तों एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। कुछ दूरी अपने को नहीं पता, कुछ दूरी नहीं पता, और कुछ दूरी हमने क्या मान लिया, r। इतनी दूरी पर स्थित हैं। उन पर लगने वाले बलों का अनुपात, ठीक है, लगने वाले बलों का अनुपात, यानी इसके कारण इस पर कितना बल लगेगा और इसके कारण इस पर कितना बल लगेगा, उसका अनुपात पूछ रहा है। तो दोस्तों 1 माइक्रोकुलाम के कारण, अब आपको पता है दोस्तों ये वाला आवेश इस वाले आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। क्यों, दोनों प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, और दो प्लस चार्ज के बीच कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्सन फोर्स लगता है, ठीक ना। तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, ये वाला भी इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। तो अगर दोस्तों ये वाला इस पर फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, अकॉर्डिंग टू कुलाम्ब्स लॉ, तो वह जो फोर्स होगा F = 1/4πε0। वायु कह रहा है, जब वायु कहेगा तो कैपिटल K की वैल्यू 1, कैपिटल K हटा दो, Q1 की जगह पे 1 माइक्रोकुलाम, Q2 जगह पे 4 माइक्रोकुलाम अपान r²। मान लो इसको क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, अब ये वाला जब इस पर फोर्स लगाएगा उसको मैं नाम देता हूँ F2। जब 4 माइक्रोकुलाम का आवेश 1 माइक्रोकुलाम पे फोर्स लगाएगा तो उसका नाम मैंने क्या दिया, F2 की वैल्यू 1/4πε0, कैपिटल K की जगह पे 1। क्यों, क्योंकि दोनों चार्ज अपने एयर और वैक्यूम में हैं। Q1 की जगह पे क्या हो जाएगा 4, Q1 जगह हो जाएगा 1/r²। अब दोस्तों ज़रा मुझे बताओ ये और ये सेम है कि नहीं, दोनों दोस्तों सेम है कि नहीं। आप देखो, अरे वाह सर गजब, दोनों तो सेम है, तो आप कहोगे F1/F2 की वैल्यू क्या, ये भी दोनों आपस में कट जाएंगे, तो 1/1। तो इसको आप लिख सकते हो F1/F2 = 1/1। तो ये जो 1/1 वाला आंसर है ना, वही आपका सही है। क्यों सही है दोस्तों, अपने को ये समझना है। ये सही है इससे नहीं मतलब है, क्यों सही है इससे यहाँ पर मतलब है, ठीक ना। चलें, तो ये 1:1 आया। चलो भाई, ये क्वेश्चन रहा दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो अब की थोड़ा जल्दी हुआ ना, जल्दी होगा दोस्तों, गुलाम का नियम हमने समझा दिया है, जल्दी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि +1 माइक्रोकुलाम था +5 माइक्रोकुलाम के 2 आवेशित कण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हों तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात, वही दोस्तों क्वेश्चन है, बस अब की बार डिस्टेंस दे दिया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 1 माइक्रोकुलाम, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। 1 माइक्रोकुलाम और 5 माइक्रोकुलाम के 2 आवेशित कण हैं, और दोनों आवेशित कण दोस्तों एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड हैं। तो कह रहा है कि उन पर लगने वाले बलों का अनुपात। अब आपको दोस्तों पता है कि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपल करेगा, तो ये वाला भी चार्ज इस वाले को क्या करेगा, रिपल करेगा। ये कहेगा तुझे मेरी ज़रूरत नहीं है, तो ये कहेगा तुझे भी मेरी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। ये कहेगा तुझे मेरी ज़रूरत नहीं है, तो ये वाला भी कहेगा हाँ, तो हमको भी तुम्हारी कोनो ज़रूरत नहीं है, ठीक। अच्छा, अब ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर जब फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, अकॉर्डिंग टू कुलाम्ब्स लॉ क्या हो जाएगा, F = अच्छा यहाँ पे वायु या निर्वात की बात किया है, नहीं किया है। तो अगर दोस्तों नहीं किया है तो क्या अपने को कोनो मीडियम दिया है, नहीं दिया है, तो इसका मतलब कि वायु या निर्वात है, ठीक। तो 1/4πε0, Q1 की जगह पे 1 माइक्रोकुलाम, Q2 जगह पे 5 माइक्रोकुलाम, डिस्टेंस जगह पे 10 सेंटीमीटर। चलो 10 का स्क्वायर कर दो, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 मान लो। F1 हो गया, F2 निकालो भाई, F2 निकालोगे, इसके कारण इस पर फोर्स, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0, Q1 जगह पे 5, Q2 जगह पे 1, डिस्टेंस वही 10 सेंटीमीटर का, होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब देख रहे हो क्या, दोनों वैल्यू सेम है, जितना वैल्यू F1 उतना ही वैल्यू F2। जब दोनों वैल्यू सेम हैं तो दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे पर जो बल लगा रहे हैं, उन बलों का जो रेशियो है वह 1:1 है।
तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आपके सामने। हो गया ना। चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा लॉन्ग है, हल्का सा लॉन्ग है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा जगह की ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई मैं प्लेस चाहिए मुझे, तो मैं इरेज करूँगा। नोट कर लो भाई, मैं साइड हो गया हूँ। चलें अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्या हमारे बस की बात है कि नहीं। आप वीडियो को क्वेश्चन दिखा करें ना, आप वीडियो को रोक लिया करो, रोकने के बाद क्वेश्चन को ट्राई किया करो, क्या आपका आंसर मेरे वाले आंसर से मैच खा रहा है कि नहीं। ये दोस्तों अगर आपका मैच खा रहा है और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सिर्फ इतने क्वेश्चन में मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ, तब मज़ा आएगा ना, तब मुकाबला टक्कर का होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों आपसे कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान होगा। दोस्तों देखो बढ़िया सवाल है। ये 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले, तो देखो 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, तो यानी उसका जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह दोस्तों आपको दिया हुआ है n=3। इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले m दिया, मास कितना दिया है 0.001 मिलीग्राम, mg मतलब मिलीग्राम। तो दोस्तों हम लोग मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, तो मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए ना हम 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको दशमलव फ्री बना देते हैं। दशमलव फ्री बनाएंगे तो ये हो जाएगा दशमलव, यहाँ से 3 अंक उधर ले जाओ, 1 2 3, तो उधर ले जाओगे माइनस में, इधर लेकर आओगे प्लस में, तो 1 × 10⁻³ -3 क्यों आया, क्योंकि हमने दशमलव को इधर लेकर गया, इधर बोले तो राइट लेकर गए, कितने डिजिट 3 डिजिट, इसलिए -3 इंटू -6, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻9 किलोग्राम हो गया। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है कि द्रव्यमान की बूंद को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान। अब मान चलो दोस्तों यहाँ पे कोई तेल की बूंद है ये। अब दोस्तों ये तेल की बूंद है और ये तेल की बूंद संतुलित अवस्था में है। किस अवस्था में है, बैलेंस पोजीशन में है। अगर दोस्तों ये बैलेंस पोजीशन में रहेगी, कब रहेगी, जब इस पर नीचे की ओर कसम खाया है कौन, एक बल, भार बल, कसम खाया है, वेट जो होता है कसम खाया हमेशा नीचे की तरफ ही लगेंगे। अगर वेट नीचे की तरफ लगेगा, जितना वेट नीचे की तरफ लगेगा उतना ही आपका इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक ना, Fe। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और ये वेट अगर दोनों आपस में बराबर हैं तो जो तेल की बूंद है वो क्या रहेगी, बैलेंस में रहेगी। तेल की बूंद क्या रहेगी, बैलेंस में रहेगी। कब रहेगी, जब इस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और इस पर लगने वाला वेट फोर्स दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो भाई क्वेश्चन कह रहा है इक्वल संतुलित है, जिसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल है भार बल mg के। इलेक्ट्रिक फोर्स दोस्तों किसी भी आवेश पर लगने वाला बल होता है F = QE = mg। अपने को क्या पूछा था, वैद्युत क्षेत्र का मान, कैपिटल E का मान, तो mg/Q। Q का मान पता है, नहीं पता है, और Q = क्या हो जाएगा, Ne। Q की जगह क्या हो जाएगा, Ne। तो m की वैल्यू 10⁻⁻, डायरेक्ट -9 लिखो। G की वैल्यू नहीं पता है, 9.8 रख दो, ठीक ना, अपान n की वैल्यू है 3 और E की वैल्यू दोस्तों होता है 1.6 × 10⁻⁻19। एक अंक पे दशमलव यहाँ, एक अंक पे दशमलव यहाँ, दोस्तों दशमलव कैंसिल, डेसिमल कैंसिल हो गए। तो दोस्तों डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे, तो आप लिख दो 98 और 16 से 3 मल्टीप्लाई करोगे, 16 3 × 48 इंटू -9 और ये -19 ऊपर हो जाएगा +19। दोस्तों आपको डिवाइड करके पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शनल लगा रहे हो। और अगर यही आप अति लघुत्तरी लगाते तो आप पूरा डिवाइड करते, आपकी इच्छा है डिवाइड पूरा कर लो, लेकिन मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। तो अच्छा मैं देख रहा हूँ 19 में से 9 जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 पावर में से कौन 10 पावर में है, क्या देखो कोई 2 पावर में 10 में है कि नहीं है। एक दोस्तों 19 में है, एक -11 में है, एक पावर 10 में केवल एक ही पावर है ही है, तो वही आपका आंसर हो गया। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 2.04, तो डिवाइड करने पर 2.04 × 10⁻10 वोल्ट पर मीटर, ठीक ना। तो ये दोस्तों आपका रहा। तो आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि तेल की बूंद है, इस तेल की बूंद पर वैद्युत बल ऊपर की ओर काम किया, भार बल नीचे की ओर काम किया। ये बूंद तभी बैलेंस में रहेगी जब दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, इक्वल में होंगे।
एफ फार्मूला होता है, एफ इक्वल टू क्यू ई होता है, एक और फार्मूला हमने लिखा है क्यू इक्वल टू एन ई होता है। तो वहाँ से ये तो पहला मैंने क्वेश्चन ही बताया था आपको। यहाँ से आपने फार्मूला निकाल करके देखा कि वैद्युत क्षेत्र ई का वैल्यू कितना आ गया 2.04 इंटू 10⁻10 वोल्ट पर मीटर। ठीक, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है, अच्छा वो लो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 भी दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका बढ़िया क्वेश्चन है और थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आते भाई इसको पहले मुझे इरेज ही करना पड़ेगा। इरेज कर दूं मैं? चलो इरेज करता भाई। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखना आपको कितना बड़ा है, कैसे क्या है। एक क्वेश्चन से लगाएंगे ना यहाँ से, तो आपको जो और बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे वो आपको दोस्तों आसानी से लग जाया करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक वर्ग के दो विपरीत कोणों पर आवेश कैपिटल क्यों रखे गए हैं। कोई वर्ग है दोस्तों, स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे वर्ग बना देता हूँ। देखो ये हमारा अपना क्या बन गया, वर्ग बन गया, स्क्वायर बन गया, ठीक ना, स्क्वायर बन गया। इसकी विपरीत कोणों पर देखो, ये कोना और ये कोना क्या है, विपरीत है। यहाँ पे कैपिटल क्यों आवेश रखा गया है। दूसरे दो विपरीत कोणों पर आवेश स्मॉल क्यों है, ये विपरीत कोना, ये विपरीत कोना, यहाँ पे आवेश क्या है, स्मॉल क्यों, यहाँ भी स्मॉल क्यों, यहाँ भी। यदि किसी क्यू पर नेट वैद्युत बल शून्य हो, मान लो इस पर नेट वैद्युत बल क्या है, शून्य है, तो कैपिटल क्यू अपान स्मॉल क्यू बराबर होगा। तो कैपिटल क्यू अपान स्मॉल क्यू का मान पूछ रहा है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपको भले से 1 नंबर में है, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन ये नहीं है, ये लॉन्ग वाले में आता है। लेकिन कभी कभी दिन खराब होता है ना, 1 नंबर में भी आ जाता है, बड़े नंबर में नहीं आएगा, 1 नंबर में आ जाएगा और हम लोग मुंह बना लेते हैं। दोस्तों अपने को यहाँ पे मुंह बनाने का प्रयास नहीं करना है, कोशिश करना है कि हम लोग भली से 1 नंबर में यहाँ पे दिया है, 1 नंबर के लगाएं, लेकिन अगर अपना दिन अच्छा रहा तो ये बड़े नंबर में भी आ जाएगा। अब बताओ दोस्तों, एक अपने आपने पढ़ा हुआ कूलाम के नियम में बहुल आवेशों के बीच बल या अध्यारोपण का सिद्धांत, तो मैं इसको थोड़ा बहुत बता दूं आपको पहले। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि मान चलो ये कोई सिस्टम है, कोई निकाय है, और उस निकाय में बहुत सारे आवेश हैं, है ना, बहुत सारे आवेश। कितने आवेश हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 4 आवेश हैं, यानी 4 आवेश हैं। तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल, मान लो इसको मैंने चुन लिया, किसी एक आवेश पर जो बल होगा वह अन्य आवेशों के कारण, यानी इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। आपको दोस्तों पता है कि जो बल होता है, फोर्स होता है, वह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और जितनी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, जितनी सदिश राशियां होती हैं, उसको आप सिंपल तरीके से ऐड नहीं कर सकते। सिंपल तरीके से ऐड किसको कर सकते हैं, अदिश राशि को, जबकि अपना फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग सिंपल तरीके से ऐड कर सकते हैं, ना बाबा ना, इसको हम नहीं ऐड कर सकते। तो नहीं ऐड कर सकते, तो इसको हम लोग ऐड करते कैसे हैं, हम लोग सदिश को जोड़ने के जो नियम जानते हैं उससे ऐड करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे बातें क्या समझ में आई कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि मान चलो कि अपने घर में हम हैं, हमारे मम्मी हैं, हमारे पापा हैं, हमारे दादा हैं, हमारी दादी हैं, ठीक है। तो कितने मेंबर हो गए, 5 मेंबर हो गए। सब लोग हमको आके मारे, पहले मम्मी आई, झापड़ लगाए, तो कहें हाँ मम्मी इतनी तेज़ से मारी थी। पापा आए, वो भी लगाए 2 झापड़, 3 झापड़ हो गया। दादा आए, 2 झापड़ लगा दिए, 5 झापड़ हो गया। दादी आई, वो भी गुस्से में आई, 1 झापड़ लगा दी, 6 झापड़ हो गए। तो हम बोलेंगे कि हाँ चारों लोगों ने मिल करके हमें 5 झापड़ लगाए। जो भी आया होगा गिनने पे, मैं भूल गया गिनने पे कितना आया, 5 6 झापड़, जो भी हुआ इतने झापड़ लगे। सेम दोस्तों जैसे मैं बताया ना कि इतने घर पे हमारे मेंबर ने हमको कुटाई कर दी, वो आके कुट दिए, वो आके कुट दिए, उधर से आके कुट दिया, उधर से आके कुट दिया, तो हमारी टोटल इतनी कुटाई हो गई, ठीक। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पे ये कोई है, इसको टारगेट कर लिए। कौन कौन टारगेट करेगा, इसके घर में कितने लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं, ये भी बल लगाएगा, ये भी बल लगाएगा, ये भी बल लगाएगा, ठीक है। अच्छा ये दोस्तों कौन सा धन आवेश है, ये भी धन आवेश है। कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल, इधर दिशा आ जाएगा F1। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको समझ में आ गया कि यदि किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हैं तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो अब दोस्तों यहाँ पे आप जो देख रहे हो कि इसके कारण इस पर कौन सा बल लगा, रिपल्सन, प्रतिकर्षण बल, नाम क्या रखा हमने, F1। ये वाला भी इस पर बल लगाएगा, उसका हमने क्या नाम रखा, F2।
ठीक है, नाम रखा F2। अच्छा ये बाकी लगाएगा का, ये भी लगाएगा बल ए, या इसके बल की दिशा इधर आ जाएगा F3। ठीक है, इतनी बातों में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अच्छा ये स्क्वायर है, साइड भुजा दिया नहीं है, अपने मन से मान लो भैया ए है, मान लो भैया इसकी भुजा क्या है, ए है। ठीक है दोस्तों, ए हो गया। अब F1 की वैल्यू कितना आएगा अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, F1 इक्वल टू के, स्मॉल के लिख दो या 1/4πε0 लिखो, तो मैं 1/4πε0 की जगह पे स्मॉल के लिखता हूँ, के Q1 जगह पे स्मॉल Q2 जगह पे कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस R स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, के स्मॉल Q कैपिटल Q अपॉन ए स्क्वायर। इसी प्रकार दोस्तों F2 देखो क्या हो जाएगा, F2 वही के स्मॉल Q कैपिटल Q अपॉन ए स्क्वायर। वाह गजब यार, के स्मॉल Q कैपिटल Q अपॉन ए स्क्वायर, इसको आप लिखोगे के स्मॉल Q कैपिटल Q अपॉन ए स्क्वायर। F1 आ गया, F2 आ गया, ठीक ना। अब दोस्तों आप देख रहे हो कि F1 बल इधर लग रहा है, F2 बल इधर लग रहा है, इन दोनों बलों का परिणामी विचवम आएगा। किधर आएगा, विचवम आएगा। ठीक है, अब विचवम जो अगर दोस्तों दोनों वेक्टर अगर एक ही दिशा में हैं तो इनका जो परिणामी मान लो रिजल्टेंट R है, तो R जो होगा दोस्तों दोनों ऐड हो जाएंगे। कब ऐड होंगे, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेंगे तब। अगर दोस्तों दोनों विपरीत दिशा में है, देखो ये एक इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है, तो बी इधर जा रहा है, तो इनका परिणामी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और घटेगा किस में से, बड़े में से छोटा। अब डिपेंड करेगा बड़ा कौन है छोटा कौन है, उसमें से घटा दो। अगर दोस्तों दो वेक्टर एक दूसरे से किसी एंगल पर हों, देखो ये किसी एंगल पर हों, थीटा एंगल पर हों, तो जो इनका परिणामी आता है, ये परिणामी जो आया, ये वाला परिणामी R, ये मान लो है वेक्टर A, ये है वेक्टर B, इनका जो परिणामी R आया, इस R का वैल्यू कितना होता है, उसके लिए अपने को ना ये करडी वाला फार्मूला लगाना पड़ता है। कौन वाला फार्मूला, करडी वाला। याद आ गया फार्मूला, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला लगाते हैं। अपन ये फार्मूला कब लगाते हैं, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे से किसी एंगल पर हों। ये फार्मूला कब लगाएंगे, जब दो वेक्टर एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हों। ये फार्मूला कब लगाते हैं, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे से एक ही डायरेक्शन में हों तब के लिए। ठीक ना, इतनी बातें दोस्तों समझ में आई। तो यहाँ देख के जब मुझे बताओ क्या दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं, तो आप कहोगे नो सर, नो 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 नो, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में नहीं हैं। तो क्या है, दोनों वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। अरे देखो जरा, यहाँ पे वेक्टर F1 इधर है, वेक्टर F2 इधर है, ये एक दूसरे से कितने एंगल पर हैं, 90 डिग्री पर हैं। तो यदि F1 व F2 का परिणामी बल F डैश हो तब F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, F डैश निकालने के लिए दोस्तों रूट वाला फार्मूला, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 90 डिग्री। अब दोस्तों देखो F डैश कितना आ जाएगा। अच्छा आप ध्यान से देखो, जितना F1 है उतना ही F2 है। हम कह सकते हैं कि F1 F2 दोनों क्या हैं, सेम है। जब दोस्तों सेम है तो F1 की प्लेस पर चाहे F2 लिखो या F2 के प्लेस पर F1 लिखो, तुम्हारी मर्जी है यार, जो मन में आए वही लिखो। मेरे मन में क्या आ रहा है कि मैं F1 की जगह पे F1 लिखूं और F2 की जगह भी F1 लिख दूं। 2F1 और ये cos 90 वैल्यू 0, यहाँ तक पूरा हो गया 0। F डैश इक्वल टू रूट में F2 स्क्वायर 2F1 स्क्वायर। अब F1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर बचा क्या, रूट में 2। F1 की वैल्यू रख दो, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान ए स्क्वायर रूट में 2। F3 दोस्तों अभी हमने, अच्छा F डैश डायरेक्शन किधर आएगा, डायरेक्शन दोस्तों इधर आ जाएगा F डैश का। ठीक, अच्छा F3 अभी मैंने निकाला, F3 निकाल लूँ पहले मैं। F3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके कारण इस पर फोर्स। तो अभी दोस्तों ये डिस्टेंस नहीं मिला, और ये डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे वर्ग का विकर्ण। और वर्ग का विकर्ण डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर का फार्मूला होता है a रूट में 2। ठीक ना, भुजा करड़ी में 2, देखो भुजा करड़ी में 2 फार्मूला होता है दोस्तों। और अगर ये फार्मूला नहीं लगाना चाहते हो तो एक और तरीके से निकाल सकते हो। ये दोस्तों आपको बन गया है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये क्या है, आपका कर्ण है।
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करोगे यही आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो फॉर्मूला लगाएंगे वही कूलॉम्स लॉ, के कैपिटल क्यू अपान ये साइड ए रूट में 2 का होल स्क्वायर, के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर, ये आ गया। अब आप दोस्तों देख रहे हो कि एफ डैश और F3 दोनों एक डायरेक्शन में, जो मैंने बताया अगर दोस्तों एक ही डायरेक्शन में रहेंगे ऐड कर लोगे, अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो माइनस कर लोगे, किसी एंगल पर रहेंगे तो रूट वाला फार्मूला लगाओगे। तो यहाँ पे एफ डैश और F3 दोनों क्या हैं, सेम डायरेक्शन में हैं, तो नेट बल क्या हो जाएगा, तो एफ डैश व F3 का परिणामी बल एफ हो तब एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डैश प्लस F3। एफ इक्वल टू एफ डैश की वैल्यू क्या है, एफ डैश बोलो लो सामने उठा लो, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान ए स्क्वायर रूट में 2 प्लस F3 की वैल्यू यहाँ पे मुस्कुराते हुए उठा लो, के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ये जो नेट बल क्या है, 0 है। मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि नेट बल का है, 0 है। अच्छा दोनों में कॉमन देख लो भैया, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान ए स्क्वायर, यहाँ का बचा क्यू करने में 2 प्लस बड़का क्यू बटा 2, ठीक है, ये इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। तो बचा का आपको स्मॉल क्यू करने में 2 प्लस कैपिटल क्यू बटा 2 इक्वल टू 0, ठीक है। आपने क्या पूछा हुआ है, कैपिटल क्यू बटा स्मॉल क्यू, तो कैपिटल क्यू बटा 2 इक्वल टू माइनस स्मॉल क्यू करने में 2 उधर भेजो और क्यू इधर भेजो, कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू इक्वल टू -2 करने में 2, ये भैया अपना आंसर आया है। तो आप कहोगे अरे सर एक नंबर के लिए बड़ा महंगा है, एक नंबर के लिए बड़ा महंगा पड़ेगा, तो कोई बात नहीं भैया, कुछ ऐसा होता है। तो ये एक नंबर का तुम्हें देख लग रहा है एक नंबर का है, ठीक है, कभी कभी बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं भाई एक नंबर में भी, ठीक ना। तो दोस्तों ये रहा आपका एक नंबर का क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए भैया इरेज करें, इरेज करते दोस्तों अब आगे आते हैं। तो देखा आपने दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आपको आना चाहिए, इस टाइप का आपको 2-3 क्वेश्चन और लगा लेना, ठीक है, जो बुक में होंगे, ठीक है। तो आपको लगेगा कि हाँ हमने जो है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाए हैं, बढ़िया क्वेश्चन था ना, मज़ा आ गया ना। चलो अभी दोस्तों हो सकता है कहा क्वेश्चन और मिल जाए, अगर मिल जाएगी बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा कोनो बात नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन सीखे हैं ना, एक क्वेश्चन से और 2 क्वेश्चन आप लोग अपने मन से सीख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 भैया, 8 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक निश्चित दूरी पर स्थित 2 समरूप धातु के गोलों पर आवेश +4Q तथा -2Q है, गोलों के बीच आकर्षण बल F है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी r पर रख दिया जाए तो उनके बीच बल होगा। बढ़िया क्वेश्चन है यार। एक निश्चित दूरी पर स्थित 2 समरूप धातु के गोलों पर, ये देखो पहला धातु का गोला, ये दूसरा धातु का गोला, इस धातु के गोलों पर आवेश है 4Q, इस पर है -2Q, और इनके बीच का कुछ डिस्टेंस है, नहीं पता, मान लो डिस्टेंस हमने क्या मान लिया r, ठीक है। गोलों के बीच आकर्षण बल F है। क्वेश्चन वाला कह रहा अगर ऐसे पोजीशन में हैं तो इनके बीच बल F है, तो बल F है तो F का वैल्यू कितना हुआ, कौन भैया बताएगा, अरे कूलॉम चाचा ने बताया कि F = K, ठीक है। अच्छा कहाँ पे रखे गए, वायु निर्वात नहीं बात कर रहा है, स्मॉल के ले लो, K Q1 Q2 माइनस नहीं लिया जाता, Q2 अपान R स्क्वायर, इसको और अच्छे से लिख दो, 4 दूनी 8, K × 8Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर, इसको आप और अच्छा लिखना चाहते हो 8 स्मॉल K Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर। अब दोस्तों आगे कह रहा है यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए, स्पर्श करा दिया जाए। देखो दोस्तों पहले इसको स्पर्श कराने वाला मैटर समझो। मान चलो दोस्तों ये कोई बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, इसका बॉडी का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इस बॉडी का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर दोस्तों दोनों बॉडी को आप टच करा दोगे तो अब जो है इसका टच करा दोगे तो एक बॉडी से हीट दूसरी बॉडी में जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाएगा। तो अब देखो टोटल कितना हो जाएगा, 30 इस पे भी और 30 इस पे भी। तो ये 30 200 कब मिला, आपने क्या किया 40 और 20 को जोड़ करके 200 डिवाइड कर दिया, 40 और 20 को जोड़ करके 200 डिवाइड कर दिया। तो सेम दोस्तों यहाँ पे भी वही काम करना है। जब दोनों बॉडी को टच कराया जाएगा तो जब टच कराएंगे तो यहाँ पे 4Q है, यहाँ पे -2Q है, तो 4Q
प्लस -2q अपान 2, तो जाएगा 4q -2 यानी -2q यानी 2q अपान 2 यानी q आ जाएगा। तो पहले गोले पर आवेश कितना आया, स्पर्श कराने पर, मैं यहाँ पे लिख दूँ स्पर्श कराने पर, स्पर्श कराने पर, स्पर्श कराने पर। अब इस पे आवेश कितना आएगा, पहले गोले पर q, इस वाले गोले पर कितना आया q, डिस्टेंस नहीं चेंज कर रहा है, डिस्टेंस क्या है r। अब बताओ कूलॉम चर्चा के नियम से ये बल कितना हो जाएगा, कहोगे सर k q इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, तो k q स्क्वायर अपान आर स्क्वायर ये आया, इसको मान लो एफ डैश आया। तो अपने से पूछा क्या है, अपने से कह रहा था दोस्तों तो उनके बीच बल होगा, अब बल कितना हो जाएगा, अब एफ डैश कितना हो जाएगा। अब दोस्तों देखो एफ डैश यहाँ पे आप देख रहे हो कि के क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है एफ डैश, ठीक ना। तो इसकी वैल्यू क्या है एफ डैश, यहाँ समझो भाई, ये देखो मैं इसकी बहुत हो गया, ये समझा दिया आपको, समझ में आ गया कि हाँ अब वो समझ में आ गया ना, तो ये आपको एकदम बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो अगर दोस्तों यहाँ पे देखो एफ इक्वल टू 8 और इसकी वैल्यू क्या है के क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है एफ डैश, एफ डैश। अपने से एफ डैश पूछा है, बताओ अब बल कितना होगा एफ डैश, एफ डैश इक्वल टू एफ बाई 8, एफ डैश इक्वल टू एफ बाई 8, यानी जो पहले फोर्स लग रहा था उसका 1/8वां भाग लगेगा, ठीक ना, 8वां भाग हो जाएगा। ठीक, ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको इरेज करना ही पड़ेगा भाई। चलो वही नोट कर लिए ना, मज़ा आ रहा है दोस्तों, मज़ा आ रहा होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सर मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया। इतने दिन बाद मुलाकात कर रहे हैं तुम लोगों से, वो भी डायरेक्टली एक बड़े लंबे वीडियो के साथ ना। और दोस्तों एक वीडियो में एक चैप्टर पूरा ख़त्म करना है, ये टारगेट रहेगा अपना, ठीक है, चाहे कितने भी बड़े नंबर का वीडियो क्यों ना बनाना पड़ जाए, एक वीडियो में एक चैप्टर का पूरा बहुविकल्पी ख़त्म, ठीक ना, एक वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों आपसे कह रहा है कि दो समान आवेशों कैपिटल क्यू तथा कैपिटल क्यू को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश स्मॉल क्यू रख दिया जाता है। यह 3 आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि स्मॉल क्यू का मान होगा। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। दो समान आवेशों कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू को जोड़ने वाली रेखा हो गई, रेखा तुझे मैंने कभी नहीं देखा, ये रेखा हो गई, जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, देखो मध्य बिंदु, देखो भैया यहाँ हो गया, मध्य बिंदु पर एक आवेश स्मॉल क्यू रख दिया जाता है। यह 3 आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि स्मॉल क्यू का मान होगा, ठीक ना। चलिए भाई, अब कितने आवेश हो गए, 3 आवेश, तीनों आवेश संतुलन में होंगे कब। देखो दोस्तों इसका वैल्यू पूछा है ना, तो इसको हटा दो। अब ये दोनों संतुलन में तभी होंगे, अच्छा मान चलो इस पर, इसकी बात कर रहा हूँ केवल मैं, इस पर कितने लोग फोर्स लगाएंगे, ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा, ठीक ना, ये भी फोर्स लगाएगा। ये संतुलन में तभी होगा जब इसके कारण लगने वाला इस पर बल का मान इसके कारण इस पर लगने वाले बल के मान के बराबर होगा और दिशा विपरीत होगी, यानी ये इधर की तरफ लगाएगा तो ये इधर की तरफ लगाएगा, जैसे ऐसे ऐसे, तब ये क्या हो जाएंगे विपरीत बल लग रहे हैं, देखो ऐसे ऐसे, ये इधर और ये इधर, तो ये क्या हो जाएंगे विपरीत बल, तो ये क्या रहेगा संतुलन में रहेगा। तो अच्छा देखो इसके कारण इस पर कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल है, दिशा इधर हो जाएगा, F1 नाम दे दो। इसके कारण इस पर कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल, अरे बाप रे बाप, तो गड़बड़ हो गया, प्रतिकर्षण बल नहीं लगना चाहिए भाई, दिशा दोनों एक ही हो जाएगा तो संतुलन में नहीं रहेगा, तो इसको क्या लेना पड़ेगा, -q लेना पड़ेगा। तो अब इसके कारण इस पर बल कौन सा लगा जाएगा, आकर्षण बल F2। तो दोस्तों ये दोनों अब क्या हो जाएंगे, संतुलन में हो जाएंगे। तो अच्छा डिस्टेंस नहीं पता है, मान लो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, ये है कैपिटल R, ठीक, सॉरी स्मॉल r, तो ये मध्य बिंदु है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा r/2, ये भी हो जाएगा, और ये वाला भी डिस्टेंस क्या होगा r/2 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो, आपको पता है कि किसी भी निकाय के संतुलन के लिए किसी एक क्यू पर, यानी बढ़ के 2 बढ़ के क्यू पर नेट बल क्या होना चाहिए, 0, चाहे इस पर चाहे इस पर, मैंने इस पर ले लिया है, तो यानी कह सकता हूँ मैं डायरेक्ट F1 = F2, F1 की वैल्यू के कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपान R स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखो भाई के स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपान डिस्टेंस क्या हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर। के बेचारा छटक गया, के छटक गया ना, एकदम छटक गया भाई। तो अपने को क्या पूछा था, स्मॉल क्यू की वैल्यू पूछा था ना। चलो अभी कैपिटल क्यू स्क्वायर बटे R स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा ये कैपिटल क्यू भी गया, तो कैपिटल क्यू बटा R स्क्वायर, 2 दूना 4, 4 चला जाएगा ऊपर, 4 स्मॉल क्यू अपान R स्क्वायर भी कट गया, स्मॉल क्यू इक्वल टू Q/4,
ये दोस्तों हमने यहाँ पे जो लिया हुआ है ये परिमाण लेके लगाया, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है, यानी क्यू की वैल्यू क्या माइनस में, तो माइनस में क्यू इक्वल टू इतना आया, तो अपने को माइनस क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस क्यू बाई 4। ये बात ज़रा ध्यान समझना, ये अगर मैं प्लस क्यू लूँगा तब दोनों आकर्षण दोनों प्रतिकर्षण बल लगेंगे, आकर्षण बल नहीं लगेगा, यानी दिशा बराबर हो जाएगी। दिशा अपने क्या चाहिए विपरीत चाहिए, तो माइनस क्यू लूँगा, तो ये देखो माइनस क्यू लिखा हूँ, तो माइनस को उधर भेज दो, माइनस क्यू बाई 4 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे है। क्वेश्चन नंबर देखो 11 आपका, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 हो भाई, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर देखो 10 क्या कह रहा है दोस्तों, दो बिंदु आवेश पहले वायु में था फिर के प्रावितांक वाले माध्यम में उतनी ही दूरी पर परस्पर रखे जाते हैं, दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों में अनुपात होगा। वो तो बढ़िया, बहुत आसान है। पहले जब दोनों आवेश कहाँ पे रखे थे वायु या निर्वात में, तब उनके बीच लगने वाला बल मान लो F1 ले लो, F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब दोनों आवेशों को दोस्तों कहाँ पे रख दिया गया है, किसी प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही दूरी पर, तो अब ये समीकरण क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। वाह, तो क्या कह रहा है, दोनों दशाओं में उनके बीच लगने वाले बलों का अनुपात F1 बटा F2। अब करोगे दोस्तों बताओ, ये पूरा कट जाएगा, ये कटेगा, नीचे एक बचेगा ना, तो ये पूरा देख लो, ऐसे देख लो यार, काट के देख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इंटू कर दे रहा हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q1 Q2 अपान R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के R स्क्वायर अपान Q1 Q2 बर्बाद हो गया, R स्क्वायर बर्बाद हो गया, और ये सब बर्बाद हो गए। बचा क्या भाई, बचा दोस्तों यहाँ पे के ऊपर और 1 नीचे, के ऊपर और 1 नीचे। ये रहा दोस्तों आंसर। क्या गजब, मज़ा आ गया ना। चलो भाई दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों आपको कह रहा है किसी वैद्युत रोधी माध्यम का प्रावैद्युतांक हो सकता है। स्टार्टिंग मैंने आपको दोस्तों बताया जो के होता है, के की वैल्यू 1 होता है वायु या निर्वात के लिए, के की वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है परावैद्युत माध्यम के लिए, के की वैल्यू इनफाइनाइट होता है किसी कंडक्टर के लिए। तो यहाँ पे किसका पूछा है, परावैद्युत रोधी माध्यम, वैद्युत रोधी माध्यम का। तो बताओ 1 से ज़्यादा कौन है, -3 से ज़्यादा है, कभी नहीं, 0, अरे वाह 0 तो हो ही नहीं है, 0.7 1 से कम है, तो 6 दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो अब दोस्तों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों आ जाते हैं, पहले इरेज कर लें हम, जगह नहीं मिलेगी ना। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 अपना क्या कर रहा है। ये देखो मैंने इरेज कर दिया, ये देखो यार क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 मुझे लग रहा है तुम लोग देखो ना तुरंत गर्दा उड़ा दोगे, तुरंत दोस्तों गर्दा उड़ा के तुम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहेगा, शून्य हो जाएगा। क्या बात है यार। देखो दोस्तों जरा, धनावेश हैं, ये दोस्तों प्लस चार्ज है, ये दोस्तों प्लस चार्ज है, दोनों प्लस चार्ज हैं। आपको पता है कि ये प्लस चार्ज है, अगर ये प्लस चार्ज है तो ये वाला इसको दूर भगाएगा, तो ये वाला इसको भी दूर भगाएगा, ठीक ना। तो अच्छा, अगर ये किसी कहाँ रखे गए हैं, परावैद्युत पदार्थ में रखे गए हैं, यानी परावैद्युत माध्यम में रखे गए हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अगर दोस्तों यही दोनों चार्ज कहाँ पे रखे होते, वायु या निर्वात में रखे होते, तो इनके बीच लगने वाला बल क्या होता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब जरा मेरे लाडलों इसको देख के बता दो कि आपका ये वाला ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है, तो आप देखोगे कहोगे अरे सर इसका डिनोमिनेटर इतना और इसका डिनोमिनेटर इतना, डिनोमिनेटर में यहाँ पे कैपिटल के क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा उसका ये वैल्यू कम हो जाएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा या घट जाएगा, जो भी ऑप्शन दिया होगा उससे मारो, ठीक ना। अच्छा, मेरा दोस्तों एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आप लोग कमेंट करके बताना मुझे, कमेंट करके मुझे बताना, कमेंट करके क्या बताओगे कि अगर दोनों आवेश, यानी ये पहला आवेश और ये दूसरा आवेश, दोनों आवेश दोस्तों अगर कहाँ पे रख दिए जाएं, अगर दोनों दोस्तों आवेश चालकों के बीच में रख दिए जाएं, चालकों के बीच में रख दिए जाएं, तो बताओ उनके बीच बल कितना लगेगा। अगर दोस्तों ये चालकों के बीच में रखे गए हैं तो बताओ इन पर फोर्स कितना लगेगा, ठीक ना, फोर्स कितना लगेगा, यही दोस्तों आपको बताना है, ठीक ना। ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है
कि अगर दोनों आवेश कहाँ पर रख दिए जाएँ, चालकों के बीच में रख दिए जाएँ, तो बताओ इन पर फोर्स कितना लगेगा। अब दोस्तों आता मैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग लिखते हैं ई से, ई इक्वल टू होता है F/Q0। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मात्रक दोस्तों अगर इसका बताना हो तो मात्रक क्या दे के बताओगे। बल का मात्रक होता है न्यूटन पर, इसको बोलते हैं पर, आवेश का मात्रक कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। दोस्तों इसी के साथ साथ एक फार्मूला और याद करते चलो, ई इक्वल टू होता है डेल्टा V/डेल्टा x। कभी मैं निकलवाना सिखाऊंगा आपको ये, ठीक ना, कभी अगर आगे चैप्टर में आएगा। बाकी अभी से फार्मूला याद करते रहेंगे। V दोस्तों है विभव, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं पर डेल्टा x दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। तो दो मात्रक याद रखेंगे ई का, पहला न्यूटन पर कूलाम, दूसरा वोल्ट पर मीटर। अच्छा ई कैसी राशि है, तो दोस्तों ई जो है यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब बताओ अगर दोस्तों ई सदिश राशि है तो क्या इसको हम आसानी से जोड़ लेंगे। अरे कभी नहीं, अपनी औकात ही नहीं है कि सदिश राशि को हम आसानी से जोड़ सकें, तो इसको हम आसानी से नहीं जोड़ सकते। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 अपना कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। दोस्तों यहाँ पे देखो ऑप्शन दे के समझ गए होगे, वोल्ट पर मीटर हो गया तुम्हारा, वोल्ट पर मीटर। देखना कितना आसान हो गया, वोल्ट पर मीटर। दो मात्रक याद रखना है, कौन कौन सा, पहला न्यूटन पर कूलाम, दूसरा वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। और ये लो भैया, अक्स का मतलब है कि 3 मात्रक होंगे, चौथा कौन सा नहीं है वो बताना है। तो दो मात्रक अपने को पता चल गया, कौन कौन सा, न्यूटन पर कूलाम, कौन से फार्मूले से, ई इक्वल टू F/Q0 के फार्मूले से। दूसरा वोल्ट पर मीटर, कौन से फार्मूले से, ई इक्वल टू डेल्टा V/डेल्टा x के फार्मूले से। दोस्तों जो तीसरा वाला मात्रक इसमें हो जाएगा, उसको देखो आप न्यूटन को जूल बनाओ। न्यूटन को जूल बनाने के लिए दोस्तों आपको मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको पता है दोस्तों जूल कार्य का मात्रक होता है। जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का। और कार्य की परिभाषा होती है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन चाहिए, मीटर से मल्टीप्लाई करो। अरे ऊपरा मीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो कहाँ निचवा छोड़ोगे, निचवों भी क्या करना पड़ेगा, मीटर से मल्टीप्लाई। तो न्यूटन मीटर को क्या बोलेंगे, जूल पर कूलाम मीटर। दोस्तों 3 मात्रक हो गए ई का, पहला न्यूटन पर कूलाम, दूसरा वोल्ट पर मीटर, तीसरा जूल पर कूलाम मीटर, ठीक ना। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 पर भाई, क्वेश्चन नंबर 16 को लगाने के लिए थोड़ा जगह ले लेते हैं, ठीक। इतना दोस्तों 15 तक मजा आया ना, थोड़ा स्पीड होगी ना। चलो इरेज करता हूँ भाई। तो आपको दोस्तों ये सारे चीज़ें फार्मूले से समझ में आनी चाहिए कि फार्मूले से कैसे क्या हो रहा है। हर एक चीज़ पर हम लोग दोस्तों क्यों कहाँ कैसे हो रहा है ना, सब बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका जो है क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। जो विद्युत क्षेत्र है वह किसको विक्षेपित करेगा। अरे भैया आपको पता है विद्युत क्षेत्र, अभी मैंने आपको बताया ई इक्वल टू F/Q0, यानी परीक्षण आवेश होना चाहिए। परीक्षण आवेश रहेगा तभी उस पर बल लगेगा, यानी कोई आवेश रहेगा तभी उस पर बल लगेगा। अगर वह आवेश नहीं रहेगा तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। अब जरा बताओ एक्स किरण, एक्स दोस्तों एक्स किरण है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन, अरे न्यूट्रॉन आपका दोस्तों क्या होता है, न्यूट्रॉन दोस्तों आपका क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। गामा किरण है दोस्तों, ये गामा जो है क्या है, ये किरण है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। जबकि दोस्तों अल्फा कण, जो अल्फा कण होता है, अल्फा कण को हम लोग दोस्तों हीलियम नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हीलियम नाभिक बोलते हैं। किसको, अल्फा कण को, अल्फा कण को हीलियम नाभिक बोलते हैं। और इसको अल्फा कण को दोस्तों हम लोग कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं 2He4। क्या लिखते हैं, 2He4, जहाँ पे 2 क्या है, परमाणु क्रमांक है, और 4 क्या है, द्रव्यमान संख्या है। तो इसका मतलब दोस्तों ये परमाणु क्रमांक है, और परमाणु क्रमांक जितना होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल गई अपने को। तो अल्फा इक्वल टू अल्फा कण पर अगर आवेश निकालना है, आवेश क्या होता है, आवेश Q इक्वल टू होता है NE
तो Q इक्वल टू n की जगह पे 2 और E की जगह पे 1.6 गुणे 10 की घात 19 और 16 दूनी 32 3.2 गुणे 10 की घात -19। ये क्या आया है? अल्फा कण पर आवेश आया है। तो अगर आपसे कोई पूछे अल्फा कण पर आवेश कितना होता है तो क्या बताओगे? 3.2 गुणे 10 घाते -19। जबकि गामा किरण है, इस पर कोई आवेश नहीं, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। और एक्स ये भी आपका क्या है? किरण है, इस पर भी कोई आवेश नहीं होता है। तो किसको विक्षेपित करेगा? अल्फा कण को विक्षेपित करेगा। कौन? वैद्युत क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 217। क्वेश्चन नंबर 217 क्या कह रहा है कि एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। चलो भाई, एक इलेक्ट्रॉन है, मान चलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे प्रोटॉन है। आपको दोस्तों पता है इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश होता है? ऋण आवेश। प्रोटॉन पर कौन आवेश होता है? धन आवेश होता है। तो जो धन आवेश होता है दोस्तों, उस पर जो बल लगेगा, जैसे मान चलो कि जो प्रोटॉन है, मैं आपको थोड़ा फार्मूला बता दूँ। ये देखो, ये फार्मूला आपको इससे समझो कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। मान चलो ये कोई प्लस चार्ज है और यहाँ पे कोई माइनस चार्ज है। तो अगर ये चार्ज है, इसका कुछ रेंज तक विद्युत क्षेत्र होगा। मान के चलो कि R रेंज तक विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पे अगर कोई परीक्षण आवेश है तो इस पर जो बल लगेगा, प्लस है तो प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, ये बल हुआ। माइनस है, इसका अगर आवेश है दोस्तों, इसका कुछ दूर तक क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। ये वाला अगर यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश में लेकर आया तो ये वाला आवेश इस वाले को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक ना। और ये क्या अपनी ओर प्रतिकर्षित किया। तो बल का फार्मूला क्या निकल कर आएगा? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ K/Q0/R²। यहाँ पे क्या आएगा? F इक्वल टू K/Q0/R²। हम अपने को चाहिए विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू होता है F/Q0। तो यहाँ से F/Q0 बनाओ तो F/Q0 इक्वल टू हो जाएगा KQ/R²। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? E बोलेंगे। E इक्वल टू KQ/R²। ये फार्मूला बना। तो यहाँ पे दोस्तों वही चीज़ Q² नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा KQ/R²। F/Q0 E बन गया, E इक्वल टू KQ/R²। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण दोनों जगह, मैग्नीट्यूड दोनों जगह क्या आया है? सेम आया है। मैग्नीट्यूड यहाँ भी KQ/R² आया, यहाँ भी मैग्नीट्यूड KQ/R² आया। बट फर्क क्या है? फर्क आपने क्या देखा दोस्तों कि जो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के कारण वैद्युत बल या वैद्युत क्षेत्र की दिशा आउटवर्ड है, जबकि माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज से वैद्युत बल या वैद्युत क्षेत्र की दिशा इनवर्ड है। इसका मतलब अगर कोई प्लस चार्ज है उससे वैद्युत क्षेत्र दूर जाएगा, माइनस चार्ज है उससे वैद्युत क्षेत्र उसके पास आएगा, ठीक ना। ये यहाँ से निकल के आया। तो अपने को जो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि उन पर लगने वाले वैद्युत बल बराबर होंगे, भाई वैद्युत बल तो बराबर होंगे, लेकिन उसके साथ साथ बलों के परिमाण बराबर होंगे। वैद्युत बल से ज़्यादा बेटर है, बलों के परिमाण क्या होंगे? बराबर होंगे। देख लो, ये बल का परिमाण कितना आया? ये भी आया। यहाँ बल का परिमाण आया, सेम आया, लेकिन दिशा क्या है? अलग अलग है। केवल वैद्युत बल बोलोगे तो बात गलत हो जाएगी। वैद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे, ये बात आपकी दोस्तों सही है, ठीक ना। चलो, तो ये दोस्तों रहा क्वेश्चन नंबर 17। अब दोस्तों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, ठीक ना। इसको इरेज करें। चलो भाई, ये देखो मैंने इरेज कर दिया। अब दोस्तों आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 और देखते हैं भाई 18 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या अपनों से ये क्वेश्चन 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई मुझे लग रहा है कि एकदम हो जाएगा, ठीक ना। तुम लोग एकदम क्वेश्चन नंबर 18 का धुआं कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 18 मिला होगा, आपके सामने आया होगा और आप एकदम भूखे शेर की तरह एकदम टूट पड़े होगे क्वेश्चन पर। देख लो भाई क्वेश्चन नंबर 18। एक अल्फा कण 15 गुणे 4 न्यूटन पर कूलम्ब के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल का मान होगा। तो भैया बल पूछ रहा है तो आपको क्या दिया है? न्यूटन पर कूलम्ब ई दिया हुआ है, ई इक्वल टू 15 गुणे 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब। उस पर लगने वाले वैद्युत बल का मान एफ पूछ रहा है, ठीक है। एफ इक्वल टू क्या होता है? क्यू ई। एफ इक्वल टू क्या होता है? क्यू ई। अब ये कोई नया फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला कहाँ से आया? ई इक्वल टू होता है F/Q0 या क्यों लिख दो तो एफ इक्वल टू क्या हो गया? क्यू ई हो गया। एफ अपने से पूछ रहा है अल्फा कण, अभी मैंने बताया अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? 3.2 गुणे 10⁻⁻⁹ और ई का मान दिया है 15 गुणे 10⁴। 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 45 3 48, एक अंक पे दशमलव गुणे 10⁻15 4 19 -15। ऑप्शन में क्या दिया है? 4.8 करके दिया है। तो आप 4.8 जब करोगे 4.8 गुणे 10⁻1 गुणे 10⁻15, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा 4.8 गुणे 10⁻14। एफ का मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन। ठीक, तो ये रहा दोस्तों आपका
क्वेश्चन नंबर 18, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 19 पे दोस्तों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों कह रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो 10⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या वाली जल की बूंद को जिस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश वायु में स्थिर लटका सके होगी। वही दोस्तों जो मैंने एक और क्वेश्चन बताया था आपको, क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां का एकदम 2 कॉपी है क्वेश्चन नंबर 19, बस थोड़ा सा इसमें अलग है। तो पहले क्या दिया है, त्रिज्या दिया आर कितना दिया है 10⁻⁴ सेंटीमीटर, मीटर बना दो। 10⁻⁻4 गुणे 10⁻2 ये हो जाएगा 10⁻�6 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर हो गया, सेंटीमीटर को हमने क्या बना दिया, मीटर बना दिया। त्रिज्या वायु जल की बूंद को जिस पर इतना है, जी की वैल्यू दिया है 10, जी की वैल्यू दोस्तों अपने को दिया यहाँ पे 10, अपने को न्यूटन पर केजी, जी की वैल्यू 10 रखना है, ठीक ना। तो क्या पूछ रहा अपने से, इलेक्ट्रॉनिक आवेश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई पूछ रहा है दोस्तों अपने से, क्या पूछ रहा है, ई पूछ रहा है। तो मैंने बताया जैसे मान चलो ये कोई जल की बूंद है, ये जल की बूंद स्थिर तभी लटक पाएगी, जल की बूंद है ना, हाँ जल की बूंद स्थिर तभी लटक पाएगी जब इस पर नीचे की ओर काम करने वाला इसका भार बल बराबर होगा ऊपर की ओर काम करने वाले इसके वैद्युत बल के। तो ये दोस्तों कैलकुलेशन आप लोग करोगे, वैद्युत बल एफ ई बराबर होगा गुरुत्वाकर्षण बल एम जी या भार बल एम जी के। एफ ई की जगह पर हो जाएगा क्यू ई इक्वल टू एम जी, अपने को ई पूछ रहा है, ई इक्वल टू एम जी अपान क्यू। ई एम नहीं पता है, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, क्या होता है आयतन गुणे घनत्व, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घनत्व हो जाएगा रो इंटू जी अपान क्यू। क्यू की जगह पे एन नहीं लगाना पड़ेगा क्या, नहीं भाई, क्यू की जगह पे एन नहीं लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जिस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यानी क्यू की जगह पे ई लिख सकते हो आप। ये दोस्तों फार्मूला बन गया 4/3 पाई, आर की जगह पे 10⁻⁻6 रख के सॉल्व कर सकते हैं। जल का घनत्व तो आपको पता होना चाहिए, जी की वैल्यू दिया हुआ है 10 और ई का वैल्यू 1.6 गुणे 10⁻⁻19 रख के दोस्तों सॉल्व करोगे। थोड़ा बड़ा सॉल्व है लेकिन निकल के आएगा आंसर, और इसका आंसर जो आएगा 2.62 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम आएगा। इसको आप सॉल्व करोगे, निकालोगे दोस्तों, ठीक ना, इसको सॉल्व करके निकाल लेना। और अगर आपको मान चलो कि जल का घनत्व तो नहीं पता है, इसको सर्च कर लेना जल का घनत्व तो कितना होता है, ठीक है। हालांकि बुक में देना चाहिए लेकिन नहीं दिया है। ये कांस्टेंट जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो ये नियतांक में आता है और नियतांक का वैल्यू आपको दिया रहता है, ठीक ना। तो ये दोस्तों रहा क्वेश्चन नंबर 19। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, ठीक ना। इसको इरेज कर दूँ मैं, एकदम इरेज कर दूँ भाई, ठीक ना। देर किस बात है कि अपने को और देर ना हो जाए, इसलिए हम लोग क्वेश्चन थोड़ा सा और तेज़ करने का प्रयास कर रहे हैं आप, ठीक ना। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो कह रहा है कि दूरी r पर स्थित दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के बीच बल वेक्टर F है। यदि एक आवेश स्थिर हो, दूसरा उसके चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या के एक वृत्त में चक्कर काटे तो कार्य होगा। दोस्तों कार्य की परिभाषा होती है, कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, क्या होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ठीक ना। तो आप दोस्तों अगर कोई भी मान चलो ये कोई सर्कुलर पाथ है, यहाँ से आप चलना शुरू करते हो और घूमते घूमते फिर यहीं चले जाते हो, तो आपका कुल विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो। तो विस्थापन अगर जीरो हो गया तो बल कुछ भी लगे, बल मान लो F लगा, विस्थापन क्या हो गया, जीरो, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, किया गया कार्य क्या हो जाएगा, जीरो। वही क्वेश्चन में कह रहा है। तो एक चक्कर पूरा काटे, देखो एक वृत्त में चक्कर काटे तो कार्य होगा, कार्य क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि वृत्त के एक चक्कर में पूरा वृत्त का एक चक्कर लगाने में जो उसका कुल विस्थापन होता है क्या होता है, जीरो, इसलिए किया गया कार्य क्या हो गया, जीरो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 21 अपने को क्या कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। दोस्तों फार्मूला होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में ये कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, क्या रखा गया है, वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। और इस वैद्युत द्विध्रुव पर माइनस होते माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश हो गए। इस पर जो लगने वाला बल युग्म आघूर्ण होता है, क्या बल युग्म आघूर्ण, टॉर्क उसको बोलते हैं, टॉर्क होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा। इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ये दोस्तों जो ऑप्शन दिया है वही ऑप्शन आपका क्या है, सही है।
वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ए। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है। अब दोस्तों देखो ये अपना क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, ये क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव हो गया, ठीक ना, वैद्युत द्विध्रुव हो गया। इसके आवेश क्या होते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, आर होता है, ठीक है। डिस्टेंस आर अपने हम लोग मानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग 2L मानेंगे, 2L मान लिया। अच्छा ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया, और एक वर्ड होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और उसको याद करने का फार्मूला है आपको दोस्तों वेक्टर पी या पी इक्वल टू 2L इंटू क्यू। 2L क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, 2L क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और क्यू क्या है, किसी भी एक आवेश का परिमाण। दोनों आवेशों के बीच की दूरी और आवेश के परिमाण के गुणनफल को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। इसका दोस्तों यहाँ से मात्रक जो निकालोगे वो मात्रक क्या निकल के आएगा, 2L दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, दूरी का मात्रक मीटर, आवेश का मात्रक क्या हो गया, मीटर कुलाम बोलो या कुलाम मीटर बोल दो, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखोगे ये कैसी राशि है, तो दोस्तों यहाँ से मैंने 2-3 बार दूरी दूरी बोल दिया ना, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस है ये, तो ये दोस्तों ये प्रकार का विस्थापन हो गया। तो ये ड्यूअल दूरी ना होकर के क्या विस्थापन, और ये विस्थापन सदिश राशि, आवेश अदिश राशि, दोनों में से एक सदिश है, तो ये P क्या हो जाएगा, सदिश राशि होगा। P कैसी राशि हो गया, सदिश राशि हो गया। अगर दोस्तों ये सदिश राशि है तो सदिश राशि है तो इसमें दिशा होगा और क्या होगा, परिमाण होगा, दिशा होगा और क्या होगा, परिमाण होगा। तो अब ये दिशा, यही आपसे पूछा है कि दिशा किधर होगा, यही आपसे पूछा है क्वेश्चन बोला कि दिशा किधर होगा, तो दिशा जो दोस्तों होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, दिशा किधर होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, ऋण से धन आवेश की ओर, ठीक ना। चलिए अब दोस्तों आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। अब छोटे छोटे क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, मुश्किल से 15 मिनट की क्लास और है, ठीक ना। इरेज करते, क्या इरेज करते थे भाई। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23 आपके सामने आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखो, आप ट्राई करके देखो कि आपका कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखो आपके सामने लिखा हुआ है कि 5 कूलम आवेश के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। एकदम प्यारा सा दोस्तों क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या है प्यारा सा क्वेश्चन कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है, यानी P पूछा हुआ है, और P का फार्मूला क्या होता है, 2L-Q। तो 2L में आपको 2L दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और Q दिया हुआ है 5 गुलाम, बस मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा दोस्तों हल्का सा उसको भूख प्यास लग गई है ना, थोड़ा सा खाना पीना ज़रूरी है, थोड़ा उसको खाना पीना खिला दें तभी दिखेगा आपको बढ़िया से ना। जब आपको दिखेगा तभी आप कहोगे हाँ सर ये दिखा मुझे अच्छे से। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन पहुंच गया था आपका धीरे धीरे कदमों के साथ 23 पर। 23 में कह रहा कि 5 कूलम आवेश के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो आपको क्यों कितना दिया हुआ है, 5 कूलम दिया है। 2L दूरी कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सेंटीमीटर को चाहो मीटर बना दो, 5 × 10⁻² मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला 2L-Q। ये देखो यार 2L इंटू क्यू। तो P इक्वल टू 2L कितना दिया हुआ है, 5 × 10⁻², और क्यू कितना दिया हुआ है, 5। 5 पचे, अरे बच्चा जानता है, 5 पचे 25 × 10⁻² कूलम मीटर, कूलम मीटर। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। ऑप्शन देख सकते हो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। अब दोस्तों आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 23 के बाद दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों यही क्वेश्चन का 2 कॉपी है। कह रहा कि 2 माइक्रो कूलम आवेश के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P पूछ रहा है, P इक्वल टू क्या होता है, 2L इंटू क्यू। तो 2L दोस्तों दिया है ना, कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर है तो मीटर बना दो 10⁻²। और क्यू कितना दिया है, 2 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम दिया है, तो माइक्रो कूलम को कूलम बना दो 10⁻6। तो गुणा कर दोगे दोस्तों, 3 × 2 = 6, 6 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। C फॉर कूलम, M फॉर मीटर, ठीक है ना। अब दोस्तों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देखो आपको क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती, कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती।
एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई बिंदु आवेश है दोस्तों, ये बिंदु आवेश है, इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, इसका फार्मूला दोस्तों अभी मैंने बताया आपको KQ/R²। नीचे R² आया है, इसका मतलब व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करती है। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, तो 1/R² है तो उल्टा हो गया, R² है व्युत्क्रम वर्ग हो गया। ठीक, एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण दोस्तों ये मान चलो वैद्युत द्विध्रुव है, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, इसके आवेश होते हैं -Q और +Q। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग 3 जगहों पे निकालते हैं, एक तो इसके अच्छी स्थिति में, एक तो इसके निरक्षी स्थिति में, और इसके किसी भी बिंदु पर, 3 जगहों पर। तो यहाँ पे दोस्तों जो फार्मूला आता है वह आता है E=2kP/R³। यहाँ पे जो फार्मूला आता है kP/R³ आता है। यहाँ पे दोस्तों जो आता है kP/R³ रूट में 3 cos² θ + 1, ये फार्मूला आता है दोस्तों। ठीक है, अपने क्या पूछा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चाहे अच्छी ले लो चाहे निरक्षी ले लो, दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यूब आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है, नीचे क्यूब आ रहा है, इसका मतलब ये पालन नहीं करता है, तो यही आपका आंसर सही है। बाकी मैं और बात कर ले रहा हूँ, एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत विभव, दोस्तों दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत विभव, अभी तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हुई है, ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत विभव, यहाँ पे जो वैद्युत विभव आता है V=KP/R² आता है। यहाँ पे जो निरक्षी स्थिति पर वैद्युत विभव आता है वो 0 आता है, और जो किसी भी बिंदु पर होता है उसको आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, वो फार्मूला आपको नहीं याद है कोई बात नहीं। बाकी अगर फार्मूला आप याद करना ही चाहोगे तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है KP/R² KP cos θ/R², KP cos θ/R², ठीक ना, ये फार्मूला होता है KP cos θ/R², KP cos θ/R², ये फार्मूला होता है। ये होगा अच्छी स्थिति में और ये हुआ निरक्षी स्थिति में, ये हुआ किसी भी बिंदु पर। तो अच्छी स्थिति या देख लो, ठीक है, निरक्षी स्थिति में 0 आ ही रहा है, लेकिन अच्छी स्थिति में अगर आप देख रहे हो तो R² आ रहा नहीं, तो वही R² पूछ रहा है। चौथा दिया है, एक आवेशित गोले के कारण गोले के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई दोस्तों ये आवेशित गोला है, ये क्या है, आवेशित गोला। अब अगर दोस्तों इसको आवेश दिया गया, मान लो आवेश इसके, अगर ये चालक है तो चालक रहेगा तो इसके ऊपर आवेश फैल जाएगा, इसके कारण यहाँ पे बाहर कोई बिंदु है, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आता है वह क्या आता है, वह आता है फार्मूला 1/4πε0Q/R²। तो दोस्तों यहाँ भी R² आ रहा है, यहाँ भी R², ये कहाँ गया भाई, इसमें भी R² आ रहा है, और एक मैंने और फार्मूला बता दिया था आपको, यहाँ पे देखो ये वाला, यहाँ भी R² आ रहा है, तो ये R² यहाँ भी आया, R² यहाँ भी आया, R² यहाँ भी आया, तो किसमें RQ² नहीं आया, ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले में, यही आपका आंसर क्या है, सही है, ठीक ना। अब दोस्तों आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये आपका हो गया 25। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26, इसको इरेज कर दूँ मैं, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 26 और 27, 2 क्वेश्चन दोस्तों और बचे हैं, बस 2 क्वेश्चन और लगा लेते हैं। तब आपको लगा दोस्तों कि हाँ हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक इसमें दोस्तों दिया हुआ था, और 27 हमने क्वेश्चन लगाया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर बिंदुओं पर जिनकी दूरी r है के अनुपानुपाती है। अभी दोस्तों ये आपने देखा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव है, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर बिंदुओं पर क्या होता है, E होता है 2kP/R³। अच्छी स्थिति में, निरक्षी स्थिति में क्या होता है, kP/R³ होता है, किसी भी बिंदु पर क्या होता है, kP/R³ रूट में 3 cos² θ + 1, ये फार्मूला होता है दोस्तों। अब आप देख लो क्या होता है 1/R³ के, 1/R³ के देख लो 1/R³ हो गया, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 27, ये रहा आपका 26। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं द्रव्यमान का अनुपात होगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश मान लो E, द्रव्यमान m। इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.1 × 10⁻31 kg। अब दोस्तों आपको ऑप्शन थोड़ा देख के चलना है कि कौन सा पावर, पहले मैं देख लेता हूँ इसको। एक अंक में दशमलव कैंसिल हो गया, 16/91 -19 है, -31 ऊपर जाएगा +31 हो जाएगा, 16/91 गुणे 10⁻31 में से 19 घटा दोगे 1 10⁻12 10⁻12 प्लस में,
तो 10 घाते 12 ऑप्शन तो दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन अब देखो 91 से जब इसमें भाग दोगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, 91 छोटा है 100 इसको मैं 160 बना देता हूँ, इसको 91 और 10 की घाते 1 लिख देता हूँ और 10 की घाते 12 बना देता हूँ ताकि भाग देने मुझे आसानी हो जाए। तो अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 160/91 गुणे 10 की घाते 11 हो जाएगा। 12 में से 1 कम हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 91 यानी 2 बार तो नहीं जाएगा, 1.77 गुणे 10 की घाते 11, ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक ना। ऑप्शन कूलाम पर केजी, जो भी हो भाई कूलाम पर केजी। अरे देख लो यार, ये आवेश का मात्रा कूलाम, द्रव्यमान का मात्रा केजी, कूलाम पर केजी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपको 27 क्वेश्चन दिया हुआ था। 27 क्वेश्चन का मैंने आपके सामने हर एक क्वेश्चन का निचोड़ बताया कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है और क्यों सही है, ताकि आपको दोस्तों ये समझ में आए कि हाँ, अगर आपने दोस्तों ये चैप्टर थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बड़े हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, वहाँ से वीडियो देखिए, थ्योरी पढ़िए, बाकी न्यूमेरिकल मैं एक नंबर के क्वेश्चंस को ऐसे हर चैप्टर का कराने वाला हूँ। ठीक है, अब आपके लिए कुछ होमवर्क हो जाए भाई। होमवर्क दोस्तों आपके लिए पहले ये है, आपको बताना है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में सबसे ज़्यादा मास किसका होता है, सबसे ज़्यादा मास आपका किसका होता है। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। ठीक है, दूसरा दोस्तों क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया है, बाकी और तो चीज़ें मैंने बता ही दिया हुआ है। हाँ, अल्फ़ा न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है ये भी मैंने बता दिया। हाँ, प्रोटॉन पर दोस्तों कितना आवेश होता है ये आपको बताना है। प्रोटॉन पर आवेश आपको बताना है, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है ये आपको बताना है। ठीक, ये हो गया, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है ये हो गया, ठीक ना। और एक आध क्वेश्चन और दे दे क्या, चलो यार 2 क्वेश्चन बहुत है। 2 क्वेश्चन दोस्तों कमेंट करिएगा कि हाँ इसमें से ये वाले सर कि मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में सबसे ज़्यादा मास किसका होता है, सबसे कम मास किसका होता है, और प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। बाकी 27 क्वेश्चनों का सलूशन मैंने आपके सामने रखा। अगर दोस्तों किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट रहेगा, वो डाउट के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा। ठीक है, ताकि आने वाले अगली वीडियो में मैं उस क्वेश्चन का पहले आपको सलूशन बताऊँ कि हाँ आपको इस क्वेश्चन में डाउट था, आपका आंसर ये हुआ। ठीक है ना, चलो फिर चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। अगली क्लास में दोस्तों आपको चैप्टर नंबर 2, इस कुमार मित्तल बुक की बात कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 जो भी है गॉस की प्रमेय तथा वैद्युत फ्लक्स, जो भी हो वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, उस वाले चैप्टर का जो भी क्वेश्चंस होंगे 1 नंबर के, उन सारे 1 नंबर का क्वेश्चंस आपके सामने हर एक क्वेश्चंस का सलूशन मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अपना ही प्यार जिस तरीके से ऐसे अभी तक बनाए रहे हो, ऐसे प्यार बनाते रहो और अपने से जितना हो सकेगा आपको हेल्प करने की, सारे हेल्प करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, बाय बाय।